इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपना अगला टॉपिक जो है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम। इसका प्रूफ तुमसे नहीं पूछेगा, ना एनालिसिस है सिलेबस में। सिर्फ तुम्हें चारों इक्वेशंस याद होने चाहिए, और ये चारों इक्वेशंस तुम पहले पढ़ के आ चुके हो। बस मैक्सवेल ने क्या किया था, जो अलग अलग इक्वेशंस अलग अलग जगहों पढ़ाए गए थे, मैक्सवेल ने बस उसको एक जगह पे लाके लिख दिया था कि ये चार इक्वेशंस हैं जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझा सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने के लिए ये चार इक्वेशंस हमारे लिए क्या हैं, सफिशिएंट कंडीशंस हैं। तो अलग अलग इक्वेशन, जैसे पहला इक्वेशन तुमने पढ़ा था ई डॉट डी एस इंटीग्रल, ये होता है क्या, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा इक्वेशन है, गॉसेज लॉ है। तो पहला जो इक्वेशन था हमारा मैक्सवेल इक्वेशंस, वो गॉसेज लॉ था। मतलब देखो, यहाँ जो चार इक्वेशंस पढ़ाए जाएंगे ये तुम पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या किया, बस इसको एक जगह पे ला करके रख दिया था। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिल रहा है कि नहीं चार्ज से हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होगा, चार्ज की वजह से। हम लोग एक बात पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, जब बेसिक्स पढ़ाया जा रहा था, चैप्टर नंबर 1 डे 1, जब क्लास 12 स्टार्ट किया गया था, तो उसी दिन मैंने बताया था कि जब चार्ज हमारा स्टैटिक कंडीशन में होता है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज अगर रुका हुआ है तो सिर्फ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वही चैप्टर है हमारा। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, जो भी इक्वेशंस, चार इक्वेशंस लिखे जाएंगे, 5 लॉरेंज फोर्स को भी हम लोग लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में 4 ही लिखा गया है। तो होता क्या है, ये चारों के चारों इक्वेशंस पहले से ही डिराइव किए गए थे। बस मैक्सवेल ने क्या किया, एक जगह रखा, एक जगह रिलेशन बस बताया। उन्होंने क्या बोला मैक्सवेल ने, कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक रिलेशन है। दूसरा इक्वेशन जो था हमारा, ये था साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल कितना होता है, 0 होता है। साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एस या बी डॉट डी एल हमारा 0 होता है। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़े थे कि नहीं, बी डॉट डी एस कितना होता है हमारा, 0 होता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब इसने क्या बताया था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, ये क्या बोला गया था, गॉसेज लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये क्या बताता था, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी निकलेंगी उतनी वापस भी आती हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। जैसे मान लो कोई भी, मैंने ये कंडक्टर लिया हुआ है, इसके अंदर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे, जितनी निकलेंगी उतने ही क्या करेंगी, आएंगी भी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होने वाला है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा इक्वेशन जो था हमारा, तीसरा इक्वेशन जो होता है हमारा, वो होता है साइक्लिक इंटीग्रल। अब देखो यहां पर ना तुम्हें बताया गया है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये होता है हमारा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अब यहां पर ये इक्वेशन आया कहां से, ऐसा इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा इक्वेशन नहीं पढ़ा है, ये थोड़ा सा चेंज करके लाया गया था। अब यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में एक रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में एक रिलेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करवाएगा। ये हम लोग जानते भी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यही हमारा ईएमडब्ल्यू होता है बेसिकली। अब ये आया कहाँ से था, इसको समझ लो जरा। एनालिसिस वैसा है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। हमको सबको पता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ई इंड्यूस्ड क्या होता है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है कि नहीं, यही होता है। और चैप्टर नंबर 2 में भी हमने एक बात पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 में माइनस लगेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था एक, ये ईएमएफ ही वोल्टेज है कि नहीं हमारा, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन पढ़ाया गया था। क्या था, E इक्वल्स माइनस डेल वी बाई डेल आर,
ये पढ़े थे क्या, माने डीवी बाई डेल एल, डीएल जो भी पढ़ते हो तुम। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस का डीवी बाई डीएल, है ना, पढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको डीवी को क्या लिख सकता हूं, ई डॉट डीएल लिखा जा सकता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं निगेटिव साइन को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को लेकर के चल रहा हूँ। क्यों मैग्नीट्यूड को लेकर के चल रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि निगेटिव क्या बताता था कि जिधर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा, ये बताता था। ठीक, टीवी है ये, इसको मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये आएगा। और यही क्या ईएमएफ भी होता है कि नहीं, वोल्टेज ही ईएमएफ होता है हमारा, इसीलिए ईएमएफ की जगह क्या लिख देते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये हमारा फराडेज लॉ है। ठीक है, फराडेज लॉ था ना, अरे ये फराडेज लॉ था कि नहीं था, तो फराडेज लॉ से लेकर के आ गया। ये क्या था हमारा, गॉसेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या था, गॉसेज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ये क्या हो गया, फराडे लॉ हो गया। चौथा जो लॉ था वो था एम्पियर सर्किटल लॉ। चौथा लॉ था एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन जो बोला गया था ना, ये था। ये चार इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या किसी भी वेव को बता सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये चार इक्वेशंस होते हैं, ये इक्वेशंस याद होने चाहिए। बोर्ड में डायरेक्टली पूछता है कि मैक्सवेल के इक्वेशंस क्या क्या हैं, राइट देम। प्रूव नहीं पूछेगा तुमसे, सिर्फ लिखने के लिए बोला जाएगा। आती बात समझ में। तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं इक्वेशंस को बस मैक्सवेल ने क्या किया था, एक जगह पे ला करके रख दिया। ठीक है, अलग अलग थे, अलग अलग जगह पे पढ़ाया गया था, इसको ला के एक जगह रख दिया था। बात समझ आ रही है। यहाँ पे रिलेशन दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यही बताया गया था मैक्सवेल इक्वेशंस में। ठीक है, हेडिंग डाल लेना इसको, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सोर्सेज ऑफ ईएमडब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे किया गया या देखा कैसे गया, उसके बाद हम इक्वेशंस वगैरह पाएंगे, नेचर क्या होता है उसका, कैसे मूव करता है, वो बात की कहानी है। सबसे पहले कब देखा गया या कैसे देखा गया था, हम लोग सब लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है, चार्ज अगर हमारा रेस्ट पर है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मोशन में है, मोशन में होने के भी दो तरीके होते हैं, एक होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो रहे, और एक एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या प्रोड्यूस करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, डेट मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो उसी का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से पता चल रहा है ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज हो, ऐसे वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी चल रही हो जब वो चल रहा हो आगे, तो ये बात हमने पढ़ा था। डेट मीन्स कि सर एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होगा हमारा, एक्सेलरेटिंग चार्ज, तो सोर्सेज में पहला हमारा हो जाएगा एक्सेलरेटिंग चार्ज, कि अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। सही है, एक्सेलरेटिंग चार्ज हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा। अब एक्सेलरेटिंग चार्ज का ही एक टाइप होता है, इसी का टाइप होता है ऑसिलेटिंग चार्ज, अलग नहीं है ये, इसी का टाइप है ऑसिलेटिंग चार्ज। क्योंकि सबको पता है अगर ऑसिलेशन कहीं पर हो रहा है, ऑसिलेशन अगर कहीं पर हो रहा है, सपोज करो एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, मान लो ये पेंडुलम है, इसका ऑसिलेशन करवा रहा हूं मैं, एक्सट्रीम पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ऐसे ये रोटेट कर रहा होगा। क्या हर एक मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, क्यों,
क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? भले मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड भले ही सेम है, अगर मैं रेजिस्टेंस को जीरो मान लेता हूं तो। अगर मैं यहाँ पे लगने वाले सारे रेजिस्टेंसेस को जीरो मान लूँ एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, वैक्यूम में मैं टहला रहा हूँ इसको, मान लेता हूँ वैक्यूम में से टहला रहा हूँ किसी भी पेंडुलम को, तो रुकेगा नहीं, है चलता रहेगा। लेकिन सर स्पीड इसकी कांस्टेंट है, नो डाउट, स्पीड के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हर एक पल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सर इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन होगा कहीं ना कहीं उसमें। तो ऑसिलेटिंग चार्ज और कुछ नहीं है, एक्सेलरेटिंग चार्ज का ही टाइप होता है, स्पेशल टाइप बोलते हैं हम लोग। तो अगर चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है, अगर चार्ज हमारा ऑसिलेट कर रहा है तो भी हमारा ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस होगा। सही है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानना है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो भी लाइट्स हमें विजिबल होती हैं उसको जब पढ़ेंगे तो तीसरा जो होता है ये हमारा होता है एक्साइटेशन ऑफ चार्जेज। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? अब एक्साइटेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ, तुम्हें केमिस्ट्री में ये बात पढ़ाई गई होगी और फिजिक्स में हम लोग फिर पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एटम न्यूक्लियाई और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोहर के तीन पॉस्टुलेट थे, बोहर के तीन पॉस्टुलेट बताए गए थे। पहला पॉस्टुलेट क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा जिस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। फिजिक्स वही बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स ही कूलम्ब फोर्स ही क्या बनता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। बोहर का जो पहला पॉस्टुलेट था, केमिस्ट्री की बात करें अगर, बोहर के तीन पॉस्टुलेट बताए गए थे। पहला पॉस्टुलेट था कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पर एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी का नाम हम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? नहीं, कूलम फोर्स लगेगा। वही कूलम फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। ये बोहर का पहला पॉस्टुलेट था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सेकंड पॉस्टुलेट क्या था बोहर का? बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो NH/2π के मल्टीपल में होगा, मतलब H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π होता है, यह बताया था बोहर ने। अब बोहर का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो हम अभी यूज करेंगे कि जब भी मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूं तो वो क्या करेगा? एक्साइट होगा और अपर ऑर्बिट में चला जाएगा। ये बात पढ़ाई गई होगी कि अगर ये न्यूक्लियस है हमारा और ये ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दिया ये कहाँ भाग के जाएगा? अपने अपर ऑर्बिट में जाएगा कि नहीं जाएगा? सही है। अब जितनी देर इसके पास एनर्जी रहेगी ये घूमेगा इसके अंदर और एनर्जी लॉस होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब रोटेट कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी रोटेट कर रहा होगा तो कुछ वर्क कर रहा है ये, और वहां पे एनर्जी का लॉस होगा, और जैसे ही एनर्जी का लॉस होगा इलेक्ट्रॉन की होगी घर वापसी। इलेक्ट्रॉन अपने वापस से अपने इनिशियल ऑर्बिट में आएगा जो उसका ग्राउंड स्टेट था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जैसे ही आएगा यहां से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा जो कि होता है एच न्यू, एनर्जी जो रिलीज करता है एच न्यू। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से अपने नॉर्मल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो फिर से वो एनर्जी को लूज करता है, तभी वो वापस आ पाएगा। जितना एनर्जी लेकर के गया था उतना एनर्जी लेकर के छोड़ करके वापस आएगा ये। तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है ये हमारा क्या होता है? यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही एनर्जी होता है EMW और यही हमें विजिबल होता है। जैसे जितने भी ये लाइट्स जल रहे हैं,
लाइट की वजह से जो तुम देख पा रहे हो, उजाला जो दिखा रहा है तुम्हारा, इसमें होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर स्टेट में जाता है, फिर हायर से अपने ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी हमको दिखाई देता है। बात समझ में? कोई तुमसे पूछे ये लाइट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारा, अभी आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो ये मिलता कैसे है, लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है हमारा यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है एच न्यू के बराबर। यही एच न्यू एनर्जी जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में दिखाई देता है हमें। बात समझ में? तो यही तीसरा चीज था, क्या, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो चाहे चार्ज बोल दो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से, मतलब एक्साइटेड ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या ग्राउंड ऑर्बिट में जब आएगा तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है, वही एनर्जी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कोई दिक्कत? ये तीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं। नहीं तो देखो यहाँ पे जब एनर्जी दी जाएगी, ये जाएगा हायर स्टेट में, सही है। जैसे मान लो तुम्हें मैंने दिया 100 रुपया, सही है, तो तुम भाग करके कहाँ जाओगे, दुकान पे गए खाने पीने, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तो वापस घर ही आओगे ना तुम, कि फिर वहीं दुकान पे बैठे रहोगे, फिर उससे मांगोगे 100 रुपया। तो जब पैसा खत्म हो गया तुम्हारे पास, जब तुम खा पी करके खर्च कर दिए, तो वापस से घर वापसी होगी तुम्हारी, फिर घर आओगे, फिर 100 रुपया लेकर के फिर जाओगे, फिर वापस घर आओगे, तो घर जा करके उड़ा रहे हो तुम पैसा, जो जो तुमने पैसा दुकानदार को दे दिया, वही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में उसको मिला हुआ है, एनर्जी मिला। अगर पैसा उसको दे करके आया तो उसको एनर्जी मिल गया कि नहीं मिल गया, तो पैसा बढ़ गया। तो यही चीज़ होता है कि जब तुम वापसी आ रहे होगे, वापसी कब आओगे तुम, जब पैसा दे दिए होगे, तो जब वापसी आ रहे होगे तो वही पैसा जो रिलीज हो रहा है हमारा, जो हमारे हाथ से उसके हाथ में गया है, वही हमारी क्या है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पढ़ेंगे इसको हम लोग कहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे ना, सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पर और अच्छे से समझाया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो तीन चीज़ें पढ़े हम लोग, कैसे हम लोग EMW को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक और होता है हमारा, जो अभी बताया था, किसी भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग किसी एक हायर एटॉमिक नंबर के मेटल प्लेट पे बम्बार्ड कराते हैं, ठीक है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं एक मेटल टारगेट पे बम्बार्ड कराऊंगा, ड्यू टू कोलिजन वहां पर भी क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, तो चार हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या, एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से होता है। दूसरा, ऑसिलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग का ही टाइप है वो। तीसरा, एक्साइटेशन ऑफ चार्ज। और चौथा क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी से मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराऊंगा ऑन अ मेटल टारगेट। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि EMW होता क्या है, जो उसका क्या है, प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब जब प्रोडक्शन हुआ था तो उसका अब नेचर पढ़ने वाले हम लोग कि किस तरीके से दिखता है, वो किस तरीके से दिखेगा। तो अभी तक हम लोग इतना जान चुके हैं कि एक वेव होगा जिसके साथ क्या होगा, एक वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होकर चलती हैं। अभी ऑसिलेटिंग में लिखा है ना कि क्या करता है, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक, और ये साइकिल चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक चलता रहेगा। मतलब एक ऐसा वेव है जो जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों आपस के में एक साथ प्रोपोगेट हो रही हैं। एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक साथ क्या हो रही हैं, प्रोपोगेट हो रही हैं। दूसरी चीज, जो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया था कि दोनों के बीच में क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं, तीन एक्सिस हमारे पास होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी तीन एक्सिस, सही है, तीन एक्सिस। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सही है। ये एक्स एक्सिस इसको मानता हूं मैं, तुम्हारी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। जब ये वेव इधर चल रहा है, मैं मान लेता हूं वेव ऐसे चल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस दिशा में चलता रहेगा, साइनोसोडल बिहेवियर लेकर ये चलता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में चलता है, इधर जेड वाले में, जेड एक्सिस में चलेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर चलेगा। जिधर ये चल रहा होगा उसके परपेंडिकुलर ये चल रहा होगा, मतलब जेड एक्सिस में ऐसे ऐसे कुछ चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ से ये वेव ऐसे चल रहा है,
ठीक है, वेव इधर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इसी के साथ चल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, समझ आया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये दोनों आपस में इस तरीके से चल रहे होंगे, दोनों साथ 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 लग करके चल रहे होंगे, ठीक है। अब उसी को फिगर में बना करके हम लोग देखते हैं, फिगर में बनाकर देखा जाए कैसे चलता है। मैं मान लेता हूं प्रोपोगेशन का डायरेक्शन इधर है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, इसके नॉर्मल एक्सिस में चलता है, ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस एक्सिस में चल रहा होगा इस तरीके से, सही है। इस तरीके से कुछ हमारा मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये भी चीज देखा गया था कि दोनों का मैक्सिमम एक जगह पे कोइंसाइड करता है, मतलब फेज का डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक का मैक्सिमम होगा वहीं पर मैग्नेटिक का भी मैक्सिमम होगा, जहां पर मैग्नेटिक का मैक्सिमम होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक का भी मैक्सिमम होगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों टिल्ट करके बनाया गया, क्योंकि जेड एक्सिस में चल रहा है, 3D का फिगर है, ये 3D फिगर है इसलिए टिल्ट करके बनाया गया। उसको हजम नहीं हो रहा था, कहाँ इसे बना दिए हैं, क्यों नहीं ये इससे बना रहे हैं, ये उसके शकल पे 12 बज चुका था, वो दिख भी रहा था। क्योंकि जेड एक्सिस है ना, तो इसी एक्सिस में तो मैं टहलाऊंगा इसको, इस तरीके से चलने वाला है, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रिक मैक्सिमम होगा वहीं पर मैग्नेटिक भी मैक्सिमम होने वाला है। कोई फेज का डिफरेंस नहीं था इन दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस 0 था। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा था, 0 था, ठीक है। जहां पर मिनिमम वहीं पर मिनिमम, जहां पर दोनों का मैक्सिमम एक सिंगल पॉइंट पे मिनिमम फिर से मैक्सिमम, इस तरीके का कुछ हमें फिगर मिला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव इधर प्रोपोगेट कर रहा है और उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही हैं, एसोसिएटेड हैं, उसी के साथ साथ वो भी चल रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, फिगर को बना लो जरा। यहां पर साइनोसोडल वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब इसका इक्वेशन भी लिखते हैं कि कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है। साइनोसोडल बिहेवियर है तो डेट मीन्स कुछ E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का आएगा, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का ही कुछ इक्वेशन बनेगा, क्योंकि साइनोसोडल वही बनता है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन लिखा जाता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एम्पलीट्यूड। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में कभी भी लिख करके आ जाए, जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, अगर कहीं पर लिख कर क्वेश्चन में आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू न लिख कर आ जाए, सिर्फ बोले फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, अगर एम्पलीट्यूड बोला गया तो भी उसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड का मतलब भी क्या होता है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ई नॉट इक्वेशन बनता है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहां पर एक ये फैक्टर आ जाता है के, जहां पे के को हम लोग बोलते हैं क्या होता है, ये 2 पाई बाई लैम्डा, और इसी को बोला जाता है प्रोपोगेशन वेक्टर, इसको बोला जाता है प्रोपोगेशन वेक्टर, के को बोलते हैं हम लोग प्रोपोगेशन वेक्टर। अब के क्यों आया है, ठीक है, प्रोपोगेशन वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर भी बोला जाता है, एनसीईआरटी में लिखा गया इस चीज को। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर भी लिखते हैं हम लोग। अब देखो कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चल रहा है, वाई एक्सिस में, तो ई नॉट साइन, तो सबको पता है साइनोसोडल बिहेवियर शो कर रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू साइन आएगा। ओमेगा टी हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ओमेगा का मतलब क्या हुआ, इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम का मतलब टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। यहां पर एक फैक्टर आता है के और एक्स, ये क्या बताता है प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक्स लिखेंगे हम लोग, के एक्स लिखा जाएगा। अगर मान लो कल को यहाँ पे जेड एक्सिस लिख देता तो यहाँ क्या लिखते, के जेड लिखते, फिर हम लोग के जेड लिखते हम लोग, बात को समझ लेना। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उसको यहाँ लिखते हैं के इंटू एक्स, के का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन
वेक्टर किस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है हमारा, और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2π/λ। इसी तरह से मैं बी को लिख रहा हूं, बी किस डायरेक्शन में चल रहा है, जेड डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं बी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन सेम यही रहेगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आई बात। अब देखो क्वेश्चन इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया पूछता है न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, एक इक्वेशन ये लिख करके तुम्हें दे देगा और वहां पे y भी नहीं लिखेगा, यहाँ y नहीं लिखेगा, ठीक है। कभी कभी देखा गया है कि y लिख करके भी देता है, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, ये देगा हमेशा के जेड के एक्स ऐसे लिख करके। तो तुम पता कैसे करोगे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो यह चीज जो लिखा जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन याद रखना हम लोग कैसे निकालते हैं, ई क्रॉस बी करके, ई क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस में, मतलब क्या लिखूंगा मैं जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किस में जा रहा है, जेड एक्सिस में, क्या लिखूंगा मैं के कैप। और सबको पता है जे क्रॉस के कितना होता है, ये पढ़ाया गया था, आई जे के। अगर जे क्रॉस के करोगे एंटी ये क्लॉकवाइज में, तो क्या मिलेगा हमको, आई मिलेगा कि नहीं। तो मतलब वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, आई कैप, और हमें पता भी है एक्स एक्सिस में चल रहा है, हमें पता भी है एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो इस पर न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा हमें चीजें। तो एक बात याद रखना है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन में क्या देगा, तुम्हें जैसे मान लो इक्वेशन ऐसे लिख करके दे देगा, E इज इक्वल टू 20 साइन 100πt प्लस 2.4 इंटू 10⁻³ x ऐसे लिख करके देगा इक्वेशन, पास में। तो तुम यहां पर देखना ये क्या है, ओमेगा टी, टी के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो ओमेगा होता है, और एक्स वाई जेड अगर लिखा गया उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो प्रोपोगेशन वेक्टर बताता है किस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है हमारा, ये बताता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा गया है। अब अगर एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन हो रहा है, इसका मतलब जे क्रॉस के का ही ये आता है कि नहीं, आई आता है। तो मैं बता सकता हूँ पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है।